नाज़रीन, फ़लस्तीन की जानिब से इसराइल के कई शहरों पर बमबारी की गई है, उनकी सेटलमेंट्स को निशाना बनाया गया है और गजा से भी बड़े हमलों की इस वक्त तफसीलात आ रही हैं। हमार टाउन हो, अल ज़हरा का इलाका हो, इनको फतह करने के लिए हज़ारों की तादाद में फ़ौज भेजी गई है। ताज़ा दम दस्ते इसराइल ने भेजे हैं। वहाँ पर इस वक्त बहुत वायलेंट क्लैशेस जारी हैं और इसराइली फ़ौज हज़ारों की तादाद में वहाँ पर भेजी गई है, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही। तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है आपको बताएंगे। पर लेबनान से नाज़रीन मेगा ऑपरेशंस की तफसीलात आ रही हैं। यूं समझ लीजिए कि पिछले कुछ घंटों में 50 से 60 बड़े ऑपरेशन जो हैं वो किए गए हैं। यानी कहीं पर गैदरिंग को निशाना बनाया गया है, कहीं पर उनके सेटलमेंट्स को निशाना बनाया गया है, कहीं पर उनके जो मिलिट्री साइट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो 50 से 60 बड़े ऑपरेशन पिछले चंद घंटों में हुए हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन इराक में अब एक नई मुहिम की तैयारी पकड़ ली गई है। यानी अगर हम पिछले कोई देखें 15-20 दिन तो थोड़ा सा ठहराव आया है इराक और शाम में, इराक और शाम के अंदर। यानी इराक से हमले तो इसराइल पर हो रहे थे, लेकिन इराक के अंदर जो एक माहौल बना हुआ था, अमेरिका पर अटैक्स हो रहे थे, फिर ज्यादा बड़े अटैक्स जो है वो इसराइल पर हो रहे थे। तो वहां पर जो हिजबुल्लाह है इराक में, वो अब दोबारा से वहां पर मुतहरिक हो रही है। तो वहां से भी आज एक बड़ी खबर आई है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लेकिन सबसे पहले हम आगाज गजा से करते हैं और गजा से खबर यह है, सबसे पहली जो बड़ी खबर है कि इसराइल की जो सेटलमेंट्स हैं, उनके टाउन्स हैं, उनके सिटीज हैं, उन पर बमबारी की गई है। सिदरोत जिस तरह के सबसे इंपॉर्टेंट इनका एक शहर है गजा के साथ, वहां पर बमबारी हुई है। वी बॉम्ब्ड सिदरोत एंड गाजा स्ट्रिप सेटलमेंट्स विद मिसाइल बर्स्ट, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल जो है वो वहां पर फायर किए गए हैं। आपको सारे बैकग्राउंड का पता है कि यहां पर लाखों इसराइली जो हैं वो इवैक्यूज हैं। ये बहुत बड़े इलाके हैं, बहुत बड़ी सेटलमेंट्स हैं इसराइल की, जहां पर लाखों इसराइली आबाद हैं, उनकी फैक्ट्रीज भी लगी हुई हैं, एग्रीकल्चर लैंड भी है, और ये सारी अब खाली पड़ी है और इसराइलियों को वो वापस लाना चाहते हैं। लेकिन जब तक ये हमले नहीं रुकते, यानी वो पिछले कई महीनों से प्लान कर रहे हैं कि इसराइलियों को वापस लाएं, लेकिन जो यहां से हमले होते हैं वो उनको रोक देते हैं, फिर वो नहीं ला पाते। तो इस तरह ये जो रॉकेट अटैक हैं इसराइल पर, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और अब नाज़रीन अगली खबर एक और आई है कि इस्लामिक जिहाद भी अब एक्टिव हो चुकी है। यानी एक हमास है, एक इस्लामिक जिहाद है। ये इस्लामिक जिहाद अलग तंजीम है, जैसा कि मतलब कोई 14-15 तंजीमें हैं फ़लस्तीन की, जिसमें इस वक्त सबसे टॉप के ऊपर है हमास। तो अब ये जो बाकी तंजीमें जिनमें इस्लामिक जिहाद एक बड़ी तंजीम है, वो अब एक्टिव हुई है और वो इस हद तक फाल हुई है कि उसने गजा से बाहर इसराइली शहरों पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली शहरों पर रॉकेट्स हमले इस्लामिक जिहाद ने शुरू कर दिए हैं। ये इसराइल के लिए बहुत बड़ी परेशानी की खबर है। इसराइली मीडिया इसको खुद कंफर्म कर रहा है कि इस्लामिक जिहाद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग रॉकेट्स फ्रॉम गाजा स्ट्रिप। तो इससे पहले सिर्फ हमास थी, अब इसराइली मीडिया कह रहा है कि इस्लामिक जिहाद हमारे शहरों पर भी वहां से रॉकेट्स लॉन्च करना शुरू हो गई है। अच्छा, अब नाज़रीन जो बाकी हमले हुए हैं, जो गजा में बाकी इलाकों को फतह करने की कोशिश की जा रही है, कहां कहां पर लड़ाई हो रही है, वो आपको शेयर करते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं जो टॉप ट्रेंड बने हुए हैं, यानी वो ऐसे इलाके हैं जिनमें बहुत थोड़े हमास के फाइटर्स हैं और हजारों की तादाद में इसराइली फौज है, और उन खास इलाकों में बहुत अनप्रेसिडेंटेड रेजिस्टेंस हो रही है। यानी ताज़ा दम दस्ते वहां पर भेजे जाते हैं, उनको सुबकी होती है, मारे जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, टैंक्स तबाह हो जाते हैं, फिर नए भेजे जाते हैं। इससे पहले जैतून टॉप ट्रेंड बना रहा। अब जैतून के साथ साथ कुछ और इलाकों से भी खबरें, अब देखें ना कि इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पर इंटरनेट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता खबरें वहां से आ रही हैं कि भाई कहां पर क्या क्या हो रहा है। तो जो दो बड़े इलाके नाज़रीन इस वक्त सामने आए, उसमें एक हमाद टाउन है और दूसरा अल ज़हरा है। हमाद टाउन में पिछले 2-3 हफ्तों से शदीद लड़ाई जारी है और हमाद टाउन से एक फुटेज भी रिलीज हुई है जिसमें यह देखा जा सकता है कि बहुत बड़ी बमबारी के जरिए तबाही हुई है। यानी जो इसराइल ने वहां पर फिजाई बमबारी की है, मतलब बिल्डिंग्स की बिल्डिंग, कोई फुटेज में कोई एक सही सलामत बिल्डिंग जो है वो नजर नहीं आ रही। इस लेवल की बमबारी उन्होंने की है, लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक इसको कंट्रोल करने में नाकाम हैं। और अभी वहां से जो हमलों की तफसीलात आई है कि इनके मजीद क्या हलाकतें वहां पर हुई हैं। मज़ामती तहरीक बता रही है कि आवर फाइटर्स कंफर्म्ड दैट द टारगेटेड इसराइली ट्रूप कैरियर्स एंड
मरकेवा टैंक्स विद अल यासीन 105 शेल एंड टैंडम शेल्स इन द हमार टाउन। तो यहां पर नाज़रीन बता रहे हैं कि उनका ट्रूप कैरियर्स हमने तबाह किए हैं, यानी ट्रूप कैरियर जिसमें फौजियों को ट्रांसफर किया जाता है। किसी ट्रूप कैरियर में 15, 20, 25, 30 फौजी हो सकते हैं, तो 1 से ज्यादा ट्रूप कैरियर्स तबाह हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी यहां पर हलाकतें हुई हैं। उसके अलावा मरकेवा टैंक्स जो हैं वो तबाह किए गए। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट में वो बताते हैं कि वी डिस्ट्रॉयड इसराइली ट्रूप कैरियर्स विद शहबाज डिवाइसेस। तो ये है कि किसी को यासीन शेल के साथ तबाह किया गया है, किसी को जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस है वो घात लगाकर जो है इनको निशाना बनाया गया और वहां पर इनकी हलाकतें हुई हैं। सो हमाद टाउन अभी तक अलाइव है, हमाद टाउन में रेजिस्टेंस मौजूद है और इसराइल को वहां पर बहुत सुबकी उठाना पड़ रही है। इसके अलावा जो दूसरा टाउन है या दूसरा इलाका है वो अल ज़हरा का है और अल ज़हरा में भी उसी लेवल की रेजिस्टेंस हो रही है। यानी कुछ इलाके जो है ना वो मज़ाहमत का इस्तारा बन चुके हैं, एक सिंबल बन चुके हैं कि यार ये वो इलाके हैं जहां पर इतनी बड़ी बैटल लड़ी गई कि हजारों इसराइली फौज और चंद फाइटर्स आ गए मज़ाहमती तहरीक के और वो उनसे कंट्रोल नहीं हो सके। तो ये कुछ इलाके जो हैं वो इस्तारा बने। वैसे तो सारा गज़ा ही मज़ाहमत का इस्तारा है ना, सारी दुनिया में आप देखें कि किस तरह से गज़ा की जंग को देखा जा रहा है, तो वो एक मज़ाहमत का इस्तारा तो है, लेकिन उनमें जो चंद इलाके हैं। अल ज़हरा के हवाले से खबर ये आई है कि वी टारगेटेड इसराइली व्हीकल्स विद एंटी आर्मर शेल्स इन अल ज़हरा। फिर वो बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज एंगेज्ड इन फिरक क्लैशेस विद ऑक्यूपेशन फोर्सेस दैट आर ट्राइंग टू पेनिट्रेट अल ज़हरा इन द सेंट्रल रीजन। तो वहां पर कह रहे हैं कि इसराइली फौज जो है वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है, यानी अंदर आने की कोशिश कर रही है। तो वहां पर उनके साथ फिरक क्लैशेस जो हैं, शदीद लड़ाई जारी है। तो ये नाज़रीन गज़ा की खबरें हैं जो ओवरऑल आपको सारे बैकग्राउंड का पता है, तो ताज़ा तरीन ये वहां से खबरें हैं। अब मैं आपके सामने नाज़रीन इराक की सूरत हाल रखने जा रहा हूं और उसके बाद लेबनान की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। इराक में नाज़रीन एक नई मुहिम शुरू हो रही है, एक नई वेव वहां पर शुरू हो रही है। इराक शाम पूरी तरह से फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, वहां की तंजीमें हमले करनी, जो इराक की तंजीमें हैं, इस्लामिक रेजिस्टेंस है वहां पर, वो मतलब इसराइल के बहुत हसास एरियाज को निशाना बना रही है। जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं इसराइल के, उनके एयरपोर्ट्स हमने देखे हैं, उनके ऑयल रिफाइनरीज हमने देखी है, उनकी बंदरगाहें हमने देखी हैं, उनकी इंफॉर्मेशन बेसिस मुसाद के ठिकाने, ये सारी रिपोर्ट हुए हैं कि इराक से बैठकर ये हमले हुए हैं। अच्छा, वो तो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इसके साथ अब एक नई वेव वहां से शुरू हो रही है कि इसको एस्केलेट किया जाए। और खास तौर पर चूंकि मुसाद इराक में भी मौजूद है, मुसाद के ठिकाने अरबल में भी हैं, ठीक है ना। अरबल एक बड़ा मशहूर वहां पर एक एरिया है जहां पर अमेरिका की बेसिस भी है और मुसाद के ठिकाने भी है। जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था वो अरबल में किया था। तो अब वहां पर नई वेव शुरू हो रही है कि जो हम हमले कर रहे हैं, एक तो इसको एस्केलेट किया जाए एंड देन इराक के अंदर भी जो ऑक्यूपेशन है उसको खत्म किया जाए, मुसाद का मुकम्मल वहां पर सफाया किया जाए। क्योंकि देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से मुसाद पूरे रीजन में फैली हुई है, जिस तरह उन्होंने अमेरिका का कवर लेकर शाम में ठिकाने बनाए हुए हैं, इराक में ठिकाने बनाए हुए हैं, तो वहां से वो इस पूरे रीजन को कंट्रोल करते हैं, वो सप्लाई लाइन को कंट्रोल करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। देखिए इराक और शाम को क्यों तबाह किया गया? ओ भाई, इसराइल को कायम रखने के लिए इराक और शाम को तबाह किया गया। तो ये इसके पीछे एक पूरी लॉबिंग है, तो वहां पर जाकर इसराइल को बसाया गया। ये जो सारे तबाही है ना, वहां पर इंस्टेबिलिटी है, ये दरअसल इसराइल की सिक्योरिटी के लिए वहां पर इंस्टेबिलिटी है। इसराइल की सिक्योरिटी के लिए अमेरिका वहां पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप वो कह रहे हैं कि इसराइल की तबाही के लिए जरूरी है कि यहां से इनका सफाया किया जाए। यानी ये एक जो है ना एक कवर है इसराइल के लिए। इराक और शाम में ये इंस्टेबिलिटी और अमेरिका का वहां पर बैठना, आपको पता है जो मतलब एक सड़क है बड़ी मशहूर, वो इराक से शाम और वैसे वो ईरान से इराक, इराक से शाम और शाम से वो लेबनान सीधा जाती है। ये बड़ी एक मशहूर वहां पर सड़क है, मतलब ये एक मुकम्मल रोड है जो इन चार मुल्कों को कनेक्ट करता है। ये एक बहुत बड़ी सप्लाई लाइन भी है। तो वहां पर एक मतलब इस वक्त कंप्लीट मॉनिटरिंग हो रही है कि लेबनान तक ना जाए असलहा और इमदाद ना जाए, और या फिर जो गुलान हाइट्स हैं या उधर बॉर्डर्स हैं उधर तक कोई जंगजू ना पहुंचे। तो बात करने का मकसद यह है कि इराक और शाम अगर डिस्टेबलाइज ना होते,
یا ان میں یہ تباہی نہ ہوتی تو اسرائیل کو بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ تھا. تو اسی لیے انہوں نے یہ سارے گیم رچی. اور آپ اگر پیچھے جا کر صہیونی لابی کی ساری تاریخ پڑھیں, جس طرح سے عراق وار کی گئی ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے نام پر, وہ سب جھوٹ ثابت ہوا. اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب کھیل تھا کس کا, اور ان کا یہ بھی مقصد تھا کہ ایران پر بھی امریکہ حملہ کرے, لیکن ایران پر وہ نہیں کر سکا. اور یہ ابھی بھی ان کا خواب ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہو. سو بہرحال اس لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ اسرائیل جس طرح سے شکست کھا رہا ہے ہم یہاں سے بھی ان کا مکمل صفایا کریں. تو اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی وہاں پر اب کیا ہونے جا رہا ہے. یہ جب سے ٹاور 22 پر حملہ ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے وہاں پر اسکلیٹ کیا, زیادہ حملے کیے, لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ عراق اور شام کے اندر جو امریکی بیسز ہیں یا اندر ایک لڑائی جو شروع ہو گئی تھی وہ تھم سی گئی ہے, اس میں وقفہ آیا ہے. پچھلے کئی دنوں سے امریکی بیس پر کوئی حملہ نہیں ہوا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بس بہت ہو گیا, یعنی وعدے وعید کیے گئے کہ ہم سیز فائر کروا رہے ہیں, فلانا کروا رہے ہیں, لیکن اب ہمیں دوبارہ سے جانا ہے. میں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں کہہ رہا. دا ہیڈ آف دا سیکورٹی آفس ان دا حزب اللہ. ایک حزب اللہ لیبنان کی ہے, ایک حزب اللہ ہے عراق کی. عراق کی جو حزب اللہ ہے اس کا لیبنان کے ساتھ, لیبنان کی حزب اللہ سے کوئی تعلق نہیں, وہ الگ سے ایک تنظیم ہے. تو حزب اللہ کا سربراہ کہہ رہا ہے the government, the coordination framework behind it and those working in the department of ending the occupation presence in Iraq must not grant immunity to the occupation forces, otherwise the gates of the hell will be open. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فورسز, یعنی ہم پورے یہ سارے مل کر عراق کی حکومت اور باقی سارے مل کر ہم کام کر رہے ہیں کہ جو آکوپیشن ہے یہاں پر امریکہ کی, زائنسٹ کی, وہ یہاں پر ختم ہو. اچھا, اگر کوئی امیونٹی دی جاتی ہے تو پھر دا گیٹ آف دا ہیل ول بی اوپن. ٹھیک ہے, تو یہ وہ بات کر رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں our brothers in the field of information gathering must begin presenting documents and confession that confirm that Erbil is a conspirational espionage den working to harm the security of Iraq and is considered an advanced base of the Zionist entity bases. وہ کہہ رہے ہیں کہ اربل کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ اسپائنیج ڈین ہے, کہ یہ مطلب ان کی جو یہ ہے نا سپائی ایکٹیویٹیز, اس کا یہ گڑھ ہے, اور اس کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے مطلب باقاعدہ اس کو جائز قرار دیا جائے کہ اربل کو تباہ کیا جائے مکمل طور پر, یہاں سے ان کا صفایا کیا جائے. یہ دیکھیں کتنی بڑی وہ بات, اربل عراق کا ہی حصہ ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اربل چونکہ سٹرونگ ہولڈ ہے موساد کا, تو اب یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ اربل جو ہے وہاں سے وہ اس پر حملہ جائز ہے اور اربل سے ان کا صفایا کیا جائے. اچھا, پھر وہ کہہ رہا تھا American occupation forces have not yet changed their movement and behavior on the ground and in the sky, but even their statements will indicate evasion to gain time and keep their occupying forces in the country. کہ امریکہ کا چونکہ بیہیویئر چینج نہیں ہوا ہے, وہ اسی طرح سے اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے, وہ اسی طرح سے زائنسٹ کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کا روزانہ اسلحہ وہاں پر پہنچ رہا ہے, اور انہی کی وجہ سے یہ جنگ جاری ہے. تو ہمیں بھی بہت ہو گیا, ہم نے ریسٹرینٹ کیا, وعدے وعید ہوئے, لیکن اب ہمیں جو دوسرا طریقہ کار ہے اس کی طرف ہم جانے لگے ہیں, اب انتظار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اب عراق کے دیکھیں, عراق کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں جو کچھ ہوا ہے پچھلے 20 سالوں میں, اور اس سے بھی پہلے جب ایران کا انقلاب آیا اور اس کے فوری بعد ایران اور عراق کی جنگ ہوئی, کتنی خونخوار وہ جنگ تھی. پھر عراق اور کویت کی جنگ ہو گئی, پھر عراق اور امریکہ کی جنگ ہو گئی. تو پچھلے 40-50 سالوں میں عراق میں یہ تباہی رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہاں کی جو تباہی ہے پھر وہ سارے مڈل ایسٹ کو ایفیکٹ کرتی ہے. تو اگر اب وہاں سے یہ ایک بڑی موومنٹ شروع ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے بہت بڑے اثرات ہوں گے, بڑے گہرے اثرات جو ہے وہ وہاں سے اٹھیں گے. سو عراق سے یہ بہت بڑی اناؤنسمنٹ آئی, اور سارا ہر طرف یہی تجزیہ ہو رہا ہے جو عراق میں یہ تبدیلی آ رہی ہے. اچھا, اب ناظرین آپ کے سامنے لیبنان کے حملے رکھتے ہیں کہ لیبنان سے کس طرح کے آپریشنز کیے گئے ہیں, اور پچھلے چند گھنٹوں کی اگر ہم تفصیلات دیکھیں تو ناظرین 50 سے 60 بڑے آپریشنز رپورٹ وہاں سے ہوئے ہیں, یعنی جگہ جگہ پر بمباری کی گئی ہے, جگہ جگہ ان کی ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو الجزیرہ سے آغاز کرتے ہیں, اس کی خبر کیا ہے کہ راکٹس ور لانچ فرام ساؤتھ آف لیبنان ٹورڈز اسرائیلی پوزیشنز ان دا گلیلی فنگر, کہ لیبنان سے بہت بڑی تعداد میں راکٹس جو ہیں وہ فائر کیے گئے. کہاں پر؟ ادھر ادھر نہیں, جہاں پر اسرائیلی فوج بیٹھی ہوئی, جہاں پر ان کی پوزیشنز ہیں, جہاں پر ان کے مورچے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں پر جا کر ڈائریکٹلی راکٹس جو ہے وہ گرے ہیں اور اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. پھر نہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے
शूटिंग फ्रॉम लेबनान एट मार्गलियोट। मार्गलियोट एक बड़ा इलाका है, बड़ा शहर है, बड़ी सेटलमेंट है, वहां पर वो कह रहा है कि बहुत मेगा लेवल के ऊपर शूटिंग हो रही है। फिर अल जजीरा क्या रिपोर्ट कर रहा है, सायरन साउंड इन द टाउन किरियात शमूना इन द अपर गलीली। किरियात शमूना यू नो दैट कि ये मकबूजा एरिया है, जैसे कि सारा इसराइली मकबूजा है, लेकिन ये लेबनान का एरिया है और लेबनान की टॉप प्रायोरिटी है किरियात शमूना, शिबा फार्म्स और बाकी इलाकों को वापस लेना। सो मुसलसल किरियात शमूना का जो एयरपोर्ट है उसको भी उस पर भी अटैक किया गया है और अब वहां पर मुसलसल जो हमले आपको पता है किरियात शमूना में हो रहे हैं। इसी तरह वो बता रहे हैं टारगेटेड एनिमी सोल्जर्स इन द विसिनिटी ऑफ हदब यारेन विद मिसाइल वेपन्स। एक जगह पर इसराइली फौज जो है वो मौजूद थी और उनको जो है मिसाइलों के साथ निशाना बनाया गया। अब देखेंगे इनके पास फिजाइया नहीं है, सो ये बहुत अनयूजुअल है, ये बहुत गैर मामूली है कि कहां वो बैठे हुए हैं, कई किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं और वो इनकी जो प्रेजेंस है उसको मॉनिटर भी करते हैं। यानी देखें ना एक जब जेट जाता है तो वो ऊपर से मॉनिटर करता है कि कहां कहां पर बैठे हुए हैं। ये तो बॉर्डर की दूसरी तरफ बैठे हुए, तो वहां पर बैठकर ये मॉनिटर भी करते हैं। देन फिर गाइडेड हमले जो है उनकी प्रेजेंस पर होते हैं। फिर नाज़रीन मायदीन क्या रिपोर्ट कर रहा है, मायदीन ये कह रहा है कि डायरेक्ट फायर वाज फायर्ड टुवर्ड इसराइली पोजीशंस इन द वेस्टर्न गलीली। अच्छा, फिर नज़ीर इसराइली मीडिया बता रहा है कि सायरन साउंड इन द नॉर्थ, यानी अब नॉर्थ यानी पूरा नॉर्थ, अब वो कह रहे हैं कि पूरे नॉर्थ में जो है जगह जगह पर सायरन्स बज रहे हैं, यानी कि कई सेटलमेंट्स जो है वो अंडर अटैक आई हैं, इसीलिए उसने पूरा लफ्ज नॉर्थ इस्तेमाल किया, एक सेटलमेंट का नाम नहीं लिया, यानी पूरे नॉर्थ में जगह जगह सेटलमेंट्स जो हैं वो अंडर अटैक आई हैं। फिर नज़ीर इसराइली इस्लामिक रेजिस्टेंस क्या कह रही है, विद टारगेटेड मलकिया साइट विद मोर्टार शेल्स। जो मलकिया साइट है उसको मोर्टार के गोलों के साथ हमने निशाना बनाया है। फिर नज़ीर वो कह रहे हैं कि रमीम बैरक्स वर अटैक्ड विद बुरकान मिसाइल्स। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है कि टारगेटेड गैदरिंग ऑफ एनिमी सोल्जर्स इन द विसिनिटी ऑफ रुवैसत आलम साइट इन किफार शुबा हिल्स। तो यहां पर भी जो किफार शुबा की पहाड़ियां हैं वहां पर एक मॉनिटर किया गया जहां पर बहुत बड़ी तादाद में इसराइली फौज की गैदरिंग थी, वहां पर वो मौजूद थे। तो उनको इस्लामिक रेजिस्टेंस, देखें उधर हिजबुल्लाह हमले कर रही है, उधर कोई दूसरी तंजीम, तो मुख्तलिफ तंजीमें जो है वो गजा के अंदर भी फाल हो गई हैं, यरूशलेम में भी फाल हो गई हैं और लेबनान में तो है ही हैं। तो यहां पर भी गैदरिंग को निशाना बना के हलाकतें हुई हैं। फिर नाज़रीन वो कह रहे हैं कि हमने जो जासूसी के हालात हैं उनको शिबा फार्म्स के अंदर निशाना बनाया है। इसके अलावा नाज़रीन अल-मायदीन ये रिपोर्ट कर रहा है कि मिसाइल साल्वो वाज फायर्ड एट इसराइली टारगेट्स इन द शतोला ज़रेत सेटलमेंट्स इन द वेस्टर्न गलीली। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि इसराइली फोर्स इन द जल आलम साइट। अब ये बड़ा नाज़रीन इंपॉर्टेंट हमला हुआ है और इसराइल को सबसे बड़ा मसला यही है जो ये मैं हमला आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसमें वो कह रहे हैं कि हमने जल आलम साइट में, अब आपको ये इलाकों का तो पता नहीं होगा कि कौन से इलाके कहां पर हैं, लेकिन मैं इसलिए आपको बताता हूं कि आपको पता चले कि ये एक ही जगह के हमले नहीं है, ये जगह जगह पर हमले हो रहे हैं। अच्छा, फिर ये वो बता रहे हैं कि हमने जल आलम पर हमला किया एक फोर्स पर while it was moving along the border, while it was moving along the border। अब ये उनके लिए सबसे बड़ा मसला है जिस पर इसराइल चीख रहा है और बार बार उसकी कोशिश है कि हिजबुल्लाह के साथ किसी तरह से डायलॉग हो और हिजबुल्लाह फेंस से पीछे चली जाए। देखें वहां पर मतलब एक इस तरह का बॉर्डर है जो गैर रिवायती बॉर्डर है, यानी दोनों तरफ साथ साथ आबादियां हैं। तो ये एक पुराना मुआहदा जो इससे पहले हुआ था 2006 की जंग के बाद, उसमें क्या था कि हिजबुल्लाह उस फेंस से पीछे चली गई थी। यानी एक रिवायती बॉर्डर होता है ना कि आपके बॉर्डर के साथ खुले खुले इलाके होते हैं, वो खाली छोड़े होते हैं, इसीलिए एक बफर जोन टाइप आप कह सकते हैं। बफर जोन तो एक अलग चीज होती है, लेकिन फिर भी वो एक खुले इलाके छोड़े होते हैं, वहां पर आबादियां नहीं होती, वो इसी घर से होती हैं। तो यहां पर क्या है कि मिसाल के साथ साथ तो आबादियां हैं। तो ये एक पुरानी एक मुआहदे के तहत हिजबुल्लाह को फेंस से बहुत पीछे भेजा गया था, कोई 8, 10, 15 किलोमीटर पीछे, ताकि वहां से बैठकर ये मॉनिटर ना कर सके और हमला ना कर सके। अच्छा, अब इस जंग में वो दोबारा से फेंस के ऊपर आ गए। तो फेंस के ऊपर जब वो आए हैं तो साथ तो वो देख रहे हैं कि इसराइली फौज फिर रही है, तो उन्होंने पेट्रोलिंग तो करनी है। मतलब क्या वो बॉर्डर छोड़कर भाग जाएं? पेट्रोलिंग तो उन्होंने रूटीन के मुताबिक करनी है ना, जैसे एक पेट्रोलिंग हो रही होती है, फौज वहां पर फिर रही होती है। तो अब जो ही वो वहां पर मतलब आते हैं बॉर्डर के ऊपर, तो इधर से ये तो बैठे हुए हैं, उनको ताड़ कर बैठे हुए हैं, तो ये जनाब उन पर हमला कर देते। तो इस ज़मन में बहुत बड़ी हलाकतें इसराइल की हो रही हैं, बहुत बड़ी तादाद में इसराइली फौज की हलाकतें हो रही हैं। हसन नसरुल्लाह ने तो ये तक दावा किया हुआ है कि यहाँ पर उनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो भर चुके हैं,
ان کے ہاسپٹلز بھر چکے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حسن نصر اللہ کا دعویٰ ہے کہ اتنی بڑی ان کا نقصان ہو رہا ہے, لیکن چونکہ اسرائیلی فوج چھپانے میں ماہر ہے تو وہ چھپا رہی ہے. بہرحال یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. اور جنگ جاری ہے, غزہ میں بھی جاری ہے, لیبنن میں بھی جاری ہے, عراق اور یمن, یہ وہ ادھر ہر جگہ پر جنگ پھیل رہی ہے. امریکی سینٹ میں کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں, بائیڈن کی پوزیشن لڑکھڑا رہی ہے کیونکہ امریکی سینٹ کہہ رہا ہے کہ ہم غلط جا رہے ہیں. ادھر سے صہیونی لابی اٹھ کھڑی ہوئی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ نتن یاہو کو ہٹاؤ, یہ تو اسرائیل کو لے ڈوبے گا. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف چل رہی ہیں, ساری کیلکولیشن ان کے خلاف جا رہی ہے. فتح کے دن قریب آ رہے ہیں اور یہ فتح ایک بڑی جنگ کے بعد ہوگی یا پھر مکمل سرنڈر کر جائیں گے, اب یہ دیکھنا باقی ہے. لیکن فی الحال تو صورتحال ہم ایک بڑی جنگ کی طرف ہی لے کر جا رہی ہے. بہرحال یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.